देखिए, आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण इसको हिंदी में कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग कैप्लर्स के नियम पढ़ेंगे। एक सरल तरीके से हम लोग कैसे इनको समझेंगे ये इसमें हम लोग देखेंगे। इसके बाद कैप्लर्स के नियमों से क्या निष्कर्ष निकले, न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला और फिर उन्होंने एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रहों की गति के बारे में। ठीक है ना, प्लैनेट आपके कैसे मोशन करते हैं, है ना, मोशन ऑफ प्लैनेट कैसे ये गति करते हैं। ठीक है, प्लैनेट कहते किसको हैं ये तो आप जानते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनको हम लोग ग्रह कहते हैं, है ना। सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं उनको हम लोग ग्रह कहते हैं। और ये कैसे चक्कर लगाते हैं ये आपको शुरू में बताया गया। पहले जब हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, जानकारी नहीं थी, तकनीकें विकसित नहीं हुई थी, तब ये अनुमान लगाया गया। गैलीलियो ने सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान दिया। उन्होंने ये सब कहा कि पहले तो ये हुआ कि सूर्य ही चक्कर लगाता है हमारा, बाद में ये सारी चीज़ें जानकारी हुई कि सारे ग्रह सूर्य यानी तारे का चक्कर लगाते हैं। मतलब ऐसी कोई भी बॉडी है ना जो तारे का चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। उनका कुछ क्राइटेरिया है, जैसे पहले 9 थे, अब 8 ही ग्रह बचे हैं। उसको एक क्षुद्र ग्रह मान लिया गया है कि ये ग्रहों की जो कंडीशंस है उसको पूरी नहीं करता है। तो प्लैनेट ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट में हम लोग देखें कि सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, इसके लिए आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं केपलर के नियम। पहला नियम, केपलर के नियमों में हम 3 नियम देखते हैं। केपलर ने 3 नियम दिए थे और ये नियम क्या हैं, इनमें से पहला नियम हमारा क्या कहता है। पहले नियम को हम लोग कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। फर्स्ट ला जो है वो कक्षाओं का नियम है। क्या है ये? कक्षाओं का नियम है। इस नियम के अंतर्गत केपलर ने बताया कि सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी प्रत्येक ग्रह की जो कक्षा है वो दीर्घवृत्तीय है और उन सभी कक्षाओं के फोकस पर सूर्य स्थित होता है। यानी सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सभी वृत्तीय कक्षाओं का, दीर्घवृत्तीय कक्षाओं का फोकस कहाँ होता है? सूर्य होता है। ठीक है ना, यानी कि सभी ग्रहों की कक्षाओं की जो फोकस में कौन स्थित होता है? सूर्य स्थित होता है। ये पहला नियम था, है ना, ये पहला नियम था कक्षाओं का नियम, है ना। लिखने में बहुत समय लगेगा, इसी से आप समझ जाइए, इतनी मेरे पास स्पेस भी नहीं है, सुविधाओं का थोड़ा अभाव है ना। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है, इसको हम लोग क्षेत्रफली चाल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा नियम क्षेत्रीय चाल का नियम भी कह सकते हैं इसको, क्षेत्रफली चाल का नियम। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, ये दीर्घवृत्तीय कक्षा है सपोज, और यहां पर सूर्य है। यहां पर क्या है? ये सूर्य है। तो ये दूसरा नियम क्या कहता है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा
समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। देखिए ये इतना क्षेत्रफल मान लीजिए 1 घंटे में तय किया, तो यहां पर कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, और चाहे बड़ा ही आए इधर यहां पे, ये देखिए, ठीक, ये सी और डी। दूसरा नियम कहता है कि ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। कहने का मतलब यह है प्लैनेट का जो सूर्य से मिलाने वाली रेखा है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका मतलब है एस ए बी का जो एरिया है, क्षेत्रफल, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एस सी डी के क्षेत्रफल का, ठीक है। यहां पर ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर होगा समान समय अंतराल में। इसका ये मतलब हुआ कि जब नजदीक रहता है, देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या बन सकते हैं, जब ये सूर्य के नजदीक रहेगा ग्रह तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये दूसरा नियम है, यानी किसी भी ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। आइए हम लोग इसको डेरिवेट करके थोड़ा सा देखते हैं कैसे क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए देखिए, हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, एरिया, सूक्ष्म एरिया डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये चीज एस ए 1/2 एस ए इंटू ए बी, एस ए इंटू ए बी, ठीक है। ये बहुत सूक्ष्म पार्ट लिया गया है। इसका मतलब ये त्रिभुज के, एक समकोण त्रिभुज के जैसे यहां पर लेंगे तो आधार की ऊंचाई, आधार और गुणे ऊंचाई होगा 1/2 एस ए इंटू ए बी। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या कर देंगे, मान रखेंगे 1/2 आर ए क्या होगा, ये आपका स्मॉल आर ले लेते हैं, त्रिज्या है, गुणे ए बी, ये देखिए क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है। तो यहां से आपको क्या चाप निकालना है, तो कोण इंटू त्रिज्या हो जाएगी, सूक्ष्म कोण डी थीटा इंटू आर। तो डी ए का जो मान आ रहा है वो 1/2 कितना, आर स्क्वायर इंटू डी थीटा आ गया, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है, ये हमको देखना है। अब देखिए इसमें हम लोग अब क्षेत्रफलीय चाल ले लेंगे, तो टी से डिफरेंशिएट कर देंगे डी टी, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। आपको इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है, इसके पहले वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये क्या होता है, ओमेगा होता है। कहने का मतलब 1/2 आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना, ये डी ए अपॉन डी टी आ गया। ये कैपलर ने बताया, ये कंडीशन, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हम आते हैं कोणीय संवेग। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जे होता है आई इंटू ओमेगा, कोणीय संवेग जे बराबर होता है आई इंटू ओमेगा। इसको आप लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। आई बराबर क्या था, आई बराबर होता है यानी जड़त्वाघूर्ण एम आर स्क्वायर के, ठीक है ना। तो ये आ गया इसकी जगह पर। तो देखिए आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, यहां भी देखिए आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ऐसा करते हैं आर स्क्वायर इंटू ओमेगा यहां निकाल लेते हैं, तो जे बाई कितना आ जाएगा, एम। समीकरण 1 में इसको रख देते हैं, 1 में देखिए यहां आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, आर स्क्वायर इंटू ओमेगा यहां से ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी
इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह क्या रख देंगे 1/2 और इसकी जगह रख देंगे J/m। देखिए तो ये क्या हो गया, कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन यदि पूछ ले केपलर का दूसरा नियम किसको प्रदर्शित करता है, तो ये कोणीय संवेग संरक्षण को व्यक्त करता है। ये कांस्टेंट है, जे क्या है, ये कांस्टेंट है, इसलिए ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट है। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है क्या, केपलर का दूसरा नियम। ठीक है, थ्योरी लिखने की मेरे पास जगह नहीं है, ये आप ध्यान रखिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख सकते हैं। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको प्रूव किया, क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल के बाद मैंने क्षेत्रफली चाल निकाला, यहां से क्षेत्रफली चाल निकालने के बाद इसको हम लोग कोणीय संवेग से निकालते हुए दोनों को इक्वेशंस को इस तरह से रख करके ये वैल्यू dA/dt जिसको हम लोग कोणीय चाल क्षेत्रफली चाल कहते हैं, ये किसके बराबर आई, 1/2 J/m के बराबर आई। ये दूसरा नियम था। ये दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। आइए देखते हैं अब तीसरा नियम। तीसरा नियम परिक्रमण काल का नियम कहलाता है। तीसरा नियम क्या कहलाता है, परिक्रमण काल का नियम कहलाता है। और वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है। केपलर का तृतीय नियम कहता है कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्तीय मार्ग के दीर्घ अक्ष के लंब अर्धलंब, दीर्घ अक्ष के अर्धलंब की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो सबसे बड़ी त्रिज्या होगी उसके आधे के, मतलब जो बड़ी त्रिज्या होगी उसके तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दीर्घ अर्धलंब, दीर्घ अर्धलंब के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है परिक्रमण काल। देखिए ये कैसे, देखिए यहां पर ये मान लीजिए ये है और ये लघु, ये अर्धलंब है और यहां तक की ये जो दूरी है वो दीर्घ है ना, इतना है। तो देखिए इसका आवर्तकाल कितना होगा, आवर्तकाल T। ये क्षेत्रफली चाल से हम लोग देखेंगे, क्षेत्रफली चाल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए बी। क्षेत्रफली चाल समय बराबर क्या होता है, पूरी दूरी बटे पूरी उसकी चाल। अब यहां पर क्षेत्रफल ले रहे हैं तो क्षेत्रफली चाल लेंगे हम लोग। ये पाई क्षेत्रफल हो गया इसका, और क्षेत्रफली चाल कितनी है अभी हमने निकाला, J/2m। अभी हमने समीकरण में देखा था J, ये dA/dt ये किसके बराबर आई थी, J/2m के बराबर आया था। अभी हमने इसको सेकेंड लॉ में केपलर्स के देखे। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो T स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाइए, 4 पाई स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, m स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर बटे j स्क्वायर। इसका हमने वर्क किया, t स्क्वायर लेना है। अब देखिए इसमें जो रिलेशन होता है इसको L को कहते हैं अर्ध नाभि लंब,
इसको बोलते हैं एल। ये इन दोनों अक्षों में संबंध बताता है। अब इसका मान हम क्या कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, एल इंटू ए और बटे जे स्क्वायर। देखिए ये ए क्यूब आ गया, बाकी चीजें सब कांस्टेंट है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये बताता है। ये केपलर का तृतीय नियम। किसी भी ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो दीर्घ अक्ष के जो अर्ध लंब है उसके तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमने यहां से प्रूव किया। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि अब बाकी क्या है इसमें, ये क्या है, बाकी कांस्टेंट है, बाकी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ये आपका आया केपलर का तृतीय नियम। ये क्या है, केपलर का तृतीय नियम है। आइए अब हम लोग देखते हैं न्यूटन का निष्कर्ष। इन तीनों नियमों से न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाले, आइए देखते हैं। केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष। तो केपलर ने जो 3 नियम दिए उनमें से न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाले, आइए हम लोग ये देखते हैं। देखिए ये कहते हैं कि ये जो केपलर ने बताया कि इनका जो मार्ग होता है वो दीर्घवृत्तीय होता है। क्या होता है, तो न्यूटन सबसे पहले इसी में जाते हैं और कहते हैं कि ये लगभग वृत्तीय है। क्या है ये, लगभग वृत्तीय मार्ग है। और जैसे ही इन्होंने इस मार्ग को वृत्तीय कह दिया तो सारे रूल्स क्या हो गए, वृत्तीय मार्ग के लगने लगे। और आपने पढ़ा है वृत्तीय मार्ग में यदि कोई गति कर रहा है, वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है तो उसमें अभिकेंद्र बल लगता है। क्या लगता है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल ये किसके बराबर होता है, देखिए mv² अपान आर। न्यूटन क्या कहते हैं कि ये जो केपलर ने बताया कि ये जो दीर्घवृत्तीय मार्ग है वो दीर्घवृत्तीय मार्ग ना होकर के वो लगभग वृत्तीय है। लगभग वृत्तीय कहने के बाद इनका जो नियम लगेगा वो वृत्तीय मार्ग के लिए लगेगा। अब देखिए कैसे केपलर के नियमों की ये व्याख्या करते हैं इस वृत्तीय मार्ग से। इन्होंने कहा कि ये क्या है, वृत्तीय है, और वृत्तीय होने की वजह से क्या हो गया, ये F = mv² अपान r हो गया। अब v का मान आप जानते हैं क्या होता है, v = होता है दूरी बटे समय 2 पाई r। ये वृत्त का मार्ग यानी परिधि होती है और समय कितना t मान लिया इन्होंने। तो देखिए v², इसका मतलब इसका भी स्क्वायर, v² हमको चाहिए था, v बराबर होता है परिधि बटे समय। तो देखिए v² का मान यहां रखने जा रहे हैं। F = m और v² की जगह रख देंगे 4 पाई स्क्वायर r² बटे कितना t² है ना, और इन सब के बटे यहां पर 1/r ये हो गया, 1/r ये हो गया। देखिए अब देखिए ये t², केपलर ने कहा था कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, यानी कि t² बराबर kr³। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, f बराबर एक r कैंसिल हो गया था और यहां पर 4 पाई स्क्वायर m इंटू r और इसकी जगह रख देंगे kr³। t² की जगह रख देंगे kr³। देखिए एक r कैंसिल। तो f का जो फार्मूला आ गया वो आ गया 4 पाई स्क्वायर अपान k और इंटू m अपान r²।
तो इनसे जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला वो क्या था कि इनके बीच, सूर्य और ग्रह के बीच अभिकेंद्र बल कार्य करता है और यह अभिकेंद्र बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बता रहे हैं न्यूटन महोदय केपलर के नियमों से। ये चीजें कांस्टेंट कर दिया इन्होंने। दूसरा कह रहे हैं कि ये जो बल होता है ये सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला तो इन्होंने ये बताया कि ये आकर्षण बल है, अभिकेंद्र बल। दूसरा इन्होंने ये बताया और तीसरा बताया इन्होंने ये। साथ में इस नियम में उन्होंने क्या जोड़ दिया, क्योंकि ये पारस्परिक है, ये सूर्य और ग्रह के बीच आपसी बल है, म्यूचुअल फोर्स है, इसलिए ये सूर्य के द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से इन्होंने इन सब नियमों को मिला करके इस चीज को हटा करके वो क्या कर देते हैं, F बराबर रखते हैं कितना, Gm इंटू M बटे R स्क्वायर। ये न्यूटन का केपलर के नियमों से निष्कर्ष था। न्यूटन का केपलर के नियमों से निष्कर्ष था। इसी को बाद में न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम बताया गया। अब हम लोग ये देखा, आइए देखते हैं। देखिए पहला इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि ग्रह और सूर्य के बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर यानी सूर्य की ओर होती है, ये अभिकेंद्र बल होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यह बल, और तीसरे में इन्होंने यम को अनुक्रमानुपाती माना, यानी कि बल के, और इन्होंने साथ में इसको कहा कि ये म्यूचुअल फोर्स है, इसलिए ये सूर्य के भी द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, और उन्होंने इतना निकाला, जहां जी आपका सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एक कांस्टेंट है जिसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, आइए देखते हैं। देखिए न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक इससे इन्होंने प्राप्त किया, और क्या है ये देखिए, जो केपलर का नियम था उसी को इन्होंने कह दिया कि यह केवल ग्रह और सूर्य के बीच नहीं लगता, ये किसी दो ऑब्जेक्ट जिनमें द्रव्यमान है यदि वो कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। ये कह रहे हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, दो वस्तुएं हैं, कुछ दूरी पर रखी हैं, तो इनके बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। इनके बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, और इस आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यह बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यह जो बल है ये न्यूटन दे रहे हैं कि अब ये सूर्य और ग्रह के बीच नहीं, किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यह आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के यानी दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इनको जब आप सम्मिलित कर देंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपान R स्क्वायर। इसी को इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, इन कांस्टेंट ले आए, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपान R स्क्वायर। ये इतने न्यूटन बल किन्हीं दो बॉडी के बीच में लगता है। इन्होंने बताया कि ये जो G आया है इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। G क्या है देखिए,
6-7 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है इसका। ठीक है, अब यहाँ से आप इसमें बीमा भी देख सकते हैं। इसकी बीमा क्या आएगी, ये आ जाएगी ml t की पावर -2 है ना, और यहाँ पर l की पावर 2 और केजी में नीचे 2 हैं, यानी कि m की पावर 2 आ गया। तो इसको जब हल करेंगे तो m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2, ये आपकी बीमा आ जाएगी। ठीक है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है g, उसके बारे में ये आपका मान आया। कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको बता सकते हैं। तो हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसा आ जाए, तो क्या करेंगे, देखिए यदि ये एक हो, ये भी एक हो और ये भी एक हो, तो g का मान क्या आ जाएगा, बल के बराबर आ जाएगा। यदि ये सब एक है तो F बराबर g है ना, समझिए F बराबर g हो जाएगा यदि m1 = m2 बराबर 1 kg और r बराबर 1 मीटर हो। तो यदि ये 1 kg हो दोनों और ये 1 मीटर हो, तो आपका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, यदि एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंड एकांक दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। उनके बीच लगने वाला जो बल है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। ये था न्यूटन का नियम। ये क्या था, न्यूटन का नियम। ठीक है, तो इन्होंने केपलर के नियमों से ये कहानी बनाई और फिर बाद में इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, आइए देखते हैं अगली हेडिंग। यहाँ जो है वो ये दो, मान लीजिए ये आवेश, इनमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। यानी Fe और Fg में क्या संबंध है, ये देखिए Fe है और Fg है, तो इनमें क्या अंतर है और क्या संबंध है, ये हम लोग एक शार्ट तरीके से इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, दोनों बल, है ना, लेकिन इसमें जो g का मान है वो 6.67 गुणे 10 की घाते -11 है, लेकिन इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घाते 9 है ना। इसका मतलब है यहां से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है इसकी तुलना में, गुरुत्वीय बल की तुलना में जो वैद्युत बल होता है बहुत मजबूत बल होता है। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या है ये आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं जब इनकी फिक्स वैल्यू पता होगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Fe बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और Fg का जो मान होता है वो अभी आपने पढ़ा G m1 m2 अपान R स्क्वायर। इनका मान मैंने बता दिया। देखिए क्या अंतर है, पहली बात तो ये बहुत स्ट्रांग है और ये वीक, कमजोर है। दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, देखिए दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। एक चीज इसमें ये देखिए कि जो ये होता है ये आकर्षण होता है, क्या होता है, आकर्षण, लेकिन ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, ये दोनों होता है ना, अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल। एक ही प्रकार के यदि आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यदि अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से ये फिक्स वैल्यू पर आधारित कुछ मैंने इसमें बताया। ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो ये होता है ये केवल आकर्षण होता है, कमजोर होता है, ये आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है और स्ट्रांग होता है। इसकी वैल्यू देखिए ये बता रही है प्लस में और इसकी वैल्यू माइनस में, यहीं से ये पता चल रहा है कि ये कमजोर है और ये क्या है, मजबूत बल है, बहुत स्ट्रांग बल है।
दो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ फिक्स वैल्यू बात करें तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच यदि तुलना करें तो 10 की घाते 43 गुना अधिक स्ट्रांग है कौन, Fe की तुलना में। आइए हम लोग देखते हैं G और G में संबंध, कैपिटल G व स्मॉल g में संबंध। देखिए क्या होता है इनमें रिलेशन। देखिए यदि कोई बॉडी ऐसे रखी है यहाँ पर, तो यहाँ केंद्र की ओर क्या लगेगा, mg, क्या लगेगा, mg लगेगा, mg, और यही बल क्या है, Gm1 यानी MEM अपान RE स्क्वायर के बराबर है। यही बल जो भार होता है वही न्यूटन से ने जो निष्कर्ष निकाला था उसके बराबर होता है। अब देखिए इसको क्या कर देंगे, AM और AM कैंसिल, G इज इक्वल टू क्या आ गया, GME अपान RE स्क्वायर, ये इसमें संबंध होता है ना। इसको आप कह सकते हैं GME इज इक्वल टू GRE स्क्वायर इक्वल टू GME। ME क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है ना, RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये संबंध है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि G के मान में, गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। जब हम सुरंग पर जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर इससे रिलेटेड पेंडुलम की घड़ियां जो होती हैं उसमें भी हम लोग देखेंगे, है ना, कि कैसे उनके आवर्तकाल में प्रभाव पड़ता है। ठीक, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो G के मान में क्या परिवर्तन होता है, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।